वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ एस जयशंकर पब्लिकली एक्सपोज पाकिस्तान। देखते हैं बे वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। लो फ्रेंड्स, मैं गौरव और हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया कि उसामा तो मर गया मगर गुजरात दंगों का गुनहगार आज भी भारत का प्रधानमंत्री है। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. मगर पाकिस्तान के ऐसे जहरीले बयानों के पीछे की वजह मोदी जी का कोई स्पीच बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की असली वजह है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। इस इंडियन मिनिस्टर ने लिटरली पाकिस्तान का टेररिज्म और चाइना पाकिस्तान का नेक्सस सब कुछ यूएनएससी में एक्सपोज कर दिया। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. तो ये जवाबों का सिलसिला स्टार्ट हुआ यूएनएससी की एक एंटी टेररिज्म मीटिंग में, जिसमें 26/11 मुंबई अटैक्स के इंडियन सर्वाइवर्स अपना दर्दनाक एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर रहे थे। आयरॉनिकली इस मीटिंग का हिस्सा पाकिस्तान भी था, जिसके एक रिपोर्टर ने तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया कि दिल्ली, काबुल और पाकिस्तान से पनपने वाला आतंकवाद आखिर कब तक चलेगा। अब इस पर हमारे मिनिस्टर ने सीधा जवाब दे दिया। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. कि टेररिज्म का सवाल तो उन्हें पाकिस्तान के मिनिस्टर को पूछना चाहिए, उनसे नहीं। इनफैक्ट उन्होंने पाकिस्तान को चाइना का छोटा भाई और एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म तक कह दिया। और तो और जयशंकर ने पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दे दी That if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. पर मजे की बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इंडिया पर उंगली उठाई हो और बदले में इंडियन डिप्लोमैट्स ने पाकिस्तान को ही पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। आज से कुछ ही साल पहले पाकिस्तान के एक्स प्रधानमंत्री इमरान खान ने इंडिया को खून खराबा और नफरत फैलाने वाला देश बताया था, जो इंडियन मुस्लिम्स के रेडिकलाइजेशन का कारण बन गया था। अब आई नो आरोप इतना बड़ा था कि इंडियन डिप्लोमैट विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तानी सरकार से सीधा पूछ लिया कि क्या वो स्वीकार कर सकते हैं कि उनकी सरकार दुनिया की ऐसी पहली सरकार है जो अल कायदा के आतंकवादियों को पेंशन देती है। यस, इमरान खान ने खुद ओसामा को शहीद का दर्जा दिया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे स्लीपर सेल टेररिस्ट भी हैं जिन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि 20,000 30,000 जैसे रकम के लिए वो इंडिया में आतंकवाद फैलाने आएगा, वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री के कहने पर। कितने पैसे देते थे? इनफैक्ट टेररिज्म ही नहीं, इंडिया ने स्टैट्स के साथ ये प्रूफ कर दिया कि पाकिस्तान में हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ भी इतना अन्याय होता है कि उनकी संख्या 23% से 3% हो गई है। This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today. पर इंटरेस्टिंगली इस पूरे वर्बल वॉर में एक लोकेशन बिल्कुल कॉमन है और वो है यूएनएससी। बट हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाई इज यूएनएससी सो इम्पोर्टेंट? वेल, मेंबर स्टेट्स को मिली पावर की वजह से। सो यूएनएससी इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जहां पर पास हुआ रेजोल्यूशन सभी 193 मेंबर देशों को लीगली मानना ही पड़ता है। इस यूएनएससी में इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। सो किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए टोटल 9 वोट्स की जरूरत पड़ती है। पर इंटरेस्टिंगली अगर 5 में से एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर दे यानी अगेंस्ट में वोट कर दे तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। Such is the power of permanent members in UNSC. और हाँ फ्रेंड्स, ये वीटो पावर कोई 1 या 2 या 3 बार यूज नहीं हुआ है, बल्कि हर परमानेंट मेंबर ने कई बार इसे यूज किया है। और ये वोट का काफी असर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। एज वी ऑल नो, यूएनएससी रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। अब इन डिस्कशंस में क्या होता है और ये कैसे इंडिया पर इम्पैक्ट करते हैं, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, जिससे आप भी इन्फॉर्म रह सको हर सिचुएशन में, वो भी घर बैठे बैठे। और फिर चाहे आप बिजनेस चलाते हो, जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इन्फॉर्म रहना इंपॉर्टेंट है। गेट सेट फ्लाई की तरह
कुछ ऐसा ही मिशन लाया है प्रेप लैडर यूपीएससी 2023-24 एस्पिरेंट्स के लिए। प्रेप लैडर के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो और घर बैठे इनके एक्सपर्ट फैकल्टी और क्वालिटी मटेरियल्स के साथ अपनी तैयारी शुरू करो, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर्स जैसे एम पुरी सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स विवेक सर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री हेमंत झा सर, ज्योग्राफी रोहित लोधा सर और मेंस फैकल्टी है अतुल गर्ग सर, एथिक्स अवधेश सर, ऐसे राइटिंग सिद्धार्थ सिंह सर। इनके यूपीएससी प्रीलिम्स फैकल्टी है ये, जिनके पास क्यूमुलेटिव 100 इयर्स के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इतना ही नहीं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 जीएस पेपर में 88% कॉन्सेप्ट रिपीट्स प्रेप लैडर के हैं। मतलब यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ो उतना चाहिए जितना प्रेप लैडर के साथ। इसके अलावा आपको ये सारा एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा फॉर फ्री। और अगर आप आज ही ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 7 डेज के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फुल एक्सेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फिर वेट किस बात की है, डाउनलोड करो ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, और यूज करो मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पर है। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर 5 में से एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर दे यानी अगेंस्ट में वोट कर दे तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। एंड शॉकिंगली एक समय पर ये परमानेंट सीट इंडिया को खुद यूएस और रशिया ने सामने से ऑफर किया था। तो फिर आज इंडिया एक परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है? कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 1950s में जब पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी, तब यूएस और रशिया ने अलग अलग मौकों पर इंडिया को परमानेंट सीट एक्सेप्ट करने का प्रस्ताव रखा था। और इसी संबंध में दोनों भाई बहन के बीच में लेटर्स भी एक्सचेंज हुए। पर चाइना को ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया को एक परमानेंट सीट मिले। तो चाइना के गुड बुक्स में रहना उस वक्त के इंडियन सरकार को ज्यादा फायदेमंद लगा और उन्होंने अपनी सीट चाइना को देने का फैसला कर दिया। उस वक्त जो लेटर्स एक्सचेंज हुए थे ना, उसमें नेहरू ने यह साफ साफ कहा था कि इंडिया डिजर्व तो करता है ये सीट, पर चाइना के कॉस्ट में बिल्कुल नहीं। बट आज के तारीख में सभी जानते हैं ये कॉस्ट चुकाना इंडिया को काफी भारी पड़ गया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो दूर की बात, अगले ही दशक में चाइना ने इंडिया को अटैक कर दिया और अक्साई चीन वाला पूरा का पूरा इलाका अपने काबू में ले लिया। इनफैक्ट जो परमानेंट सीट और वीटो पावर इंडिया ने चाइना को दिया, उसका इस्तेमाल वो आज तक इंडिया के अगेंस्ट ही कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली इंडिया ने जब चौथी बार प्रपोजल रखा हफीज सईद के दामाद अब्दुल रहमान मक्की को यूएनएससी की ऑफिशियल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने के लिए, तो चाइना ने अपना वीटो यूज करके इस पर रोक लगा दिया। पर इंडियन डिप्लोमैट्स ने यहाँ पर भी तुरंत रिटेलिएट किया और चाइना को हिपोक्रेट तो कहा ही, पर साथ ही अपनी इस आदत को सुधारने के लिए भी बोल दिया। इनफैक्ट जब कभी भी इंडिया को परमानेंट सीट देने पर रेजोल्यूशन उठता है तो 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स तो अपना सपोर्ट दिखा देते हैं, पर चाइना के वीटो की वजह से रेजोल्यूशन हर बार फेल हो जाता है। पर सिर्फ चाइना ही नहीं, बल्कि सभी परमानेंट मेंबर्स अपने फायदे के हिसाब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रूप बदल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वीटो के दम पर। सो 1994 में रुवांडा की गवर्नमेंट अपने माइनॉरिटीज को खत्म करने के लिए जेनोसाइड कर रही थी, जिसमें 8 लाख लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे। पर जितनी भी बार यूएन मेंबर्स इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करते, तो फ्रांस और यूएस उसे वीटो कर देता। इनफैक्ट इन दोनों देशों ने इंश्योर किया कि जेनोसाइड इस शब्द का कहीं भी किसी भी रेजोल्यूशन में जिक्र भी ना हो। और ये इसीलिए क्योंकि फ्रांस और रुवांडा की सरकार के बीच गहरी दोस्ती थी, जिसका इस्तेमाल करके फ्रांस बाकी अफ्रीकन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। रही बात यूएस की, उसे रुवांडा के ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और एड में पैसे नहीं खर्च करने थे। ऐसे एक और एक सिमिलर एग्जांपल है चाइना का। 2021 में म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ था, उसको कंडेम करने के लिए यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास करना चाहा, पर चाइना ने उसे ब्लॉक कर दिया। इसके पीछे चाइना की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसके थ्रू वो अल्टीमेटली पूरे म्यांमार को अपने वेब में फंसाना चाहता था। तो इसीलिए सबसे पहले उसने मिलिट्री के इस टेक ओवर को एक छोटा सा कैबिनेट रीशफल का नाम दे दिया, और इसके पीछे रीजन था पैसा। सो कू की वजह से यूएस ने म्यांमार पर सैंक्शंस लगा दिए थे। ऐसे में चाइना को अच्छे से पता था जब तक म्यांमार में मिलिट्री रहेगी तब तक कोई देश म्यांमार के साथ ट्रेड नहीं करेगा। मतलब चाइना यहाँ पर आसानी से अपनी ट्रेड मोनोपोली को बना पाएगा, और एक देश जहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और चाइना का मार्केट प्रेजेंस बढ़ने लग जाए, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन चाइना के लिए क्या हो सकता है। और बस इसीलिए चाइना हर उस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है जो म्यांमार के सपोर्ट में हो। नाउ जिस फोरम पर इतने ऐतिहासिक और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर रेजोल्यूशंस पास होते हो, वहां एक परमानेंट सीट होना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी डील है। इसीलिए इंडिया बाकी G4 देशों और L69 ग्रुप, मतलब सभी डेवलपिंग देशों को अपने साथ मिलकर यूएनएससी में परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। Member states from Latin America, Africa, Asia
and small island developing states should have credible and continuing representation in the Security Council. Well, obviously, दुनिया सिर्फ इन 5 देशों की मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकती. In fact, you'll be shocked to know कि टोटल 193 मेंबर स्टेट्स में से 50 ऐसे देश हैं जिन्हें आज तक नॉन परमानेंट मेंबरशिप का मौका तक नहीं मिला है. So clearly, UNSC में रिफॉर्म्स होना एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मुद्दा है. In fact, UN में भी अगर कोई मुद्दा उठता है तो ऑटोमेटिकली दुनिया भर की नजर में आ जाता है. और यही रीजन है कि हमारे डिप्लोमैट्स भी हर इंटरनेशनल फोरम पर अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं और कुछ ना कुछ हिस्टोरिक जरूर कह जाते हैं. जैसे कि ये Entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. IFS नेहा दुबे, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को जल्द से जल्द पीओके को खाली करने के लिए कह दिया है जो उसने इलीगली हड़प रखा है. नेक्स्ट है डिप्लोमैट सईद अकबरुद्दीन, जिन्होंने एक ही लाइन में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ पाकिस्तानी सरकार को भी मैसेज दे दिया कि बात करनी है तो पहले आतंकवाद को बंद करो. पर सबसे मजेदार है वो जवाब जो हमारे डिप्लोमैट्स बिना दिए दे देते हैं. कैसे? वेल, ऐसे पाकिस्तान की स्पीच शुरू होते ही चुपचाप वॉक ऑफ करके, लाइक दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन इट. एंड यू वोंट बिलीव, लेकिन इंडिया की ऐसी ही यूनिक डिप्लोमेसी और एक्सीलेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज कई ऐसे देश भी है जो सिर्फ इंडिया को इंटरनेशनली सपोर्ट ही नहीं बल्कि पीओके को वापस हासिल करने के लिए भी ओपनली इंडिया की मदद कर रहे हैं. अब ये कौन सा देश है जो इंडिया की मदद कर रहा है और पीओके के लिए इंडिया के साथ मिलकर एक बड़ा गेम खेल रहा है? वेल, इस पूरे सब्जेक्ट को मैंने डिटेल में कवर किया एक इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो. और अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन करके. As always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद. तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बिल्कुल अब बात करें तो उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है और उन्होंने ये चीज़ मनवाई है पूरी दुनिया में. ये नहीं कि इधर ही, उन्होंने भाई पूरी दुनिया में. जब वो बिलावल भुट्टो वाला बयान हमने सुना था ना, हमें तो काफ़ी खैर बुरा लगा ही था, लेकिन जो फिर उसके उनको रिप्लाई आए थे ना वो काफ़ी बुरे आए थे, क्योंकि एस जयशंकर साहब ने 2-3 जगह पर ऐसा इनको एक्सपोज किया है कि ये भाई देखने के लिए. अब देख लें कि सबसे बड़ा उन्होंने जब बोला था ना कि आप उधर से जो है ना वो आपको पाकिस्तानी मिनिस्टर बताएगा. अब बिल्कुल देखो ना, एक अजीब सा सवाल कर दिया उनसे कि भाई ये आप बताएं कि ये अफगानिस्तान वाली जो ये सारा ये कैसे खत्म होगा ये उन्होंने अब अपने से पूछें जो ये कर रहे हैं या जिनको जो है ना फेस जो कर रहे हैं ये सारी चीजें. हाँ, तो उन्होंने ठीक उनको जवाब दिया था. तो सब कुछ ना एक ऐसे बर्फ में लगी थी. बिलावल भुट्टो का एक जो स्टेटमेंट था वो भी एक बेलियाज था, पता नहीं किस वजह से उसने दिया था. लेकिन ये अब जो सत्ता पाना चाहते हैं ना पाकिस्तान में, उनको कोई ना कोई एंटी एक स्टेटमेंट देनी होती है एक जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि वाकई बंदा ये ठीक है, एक फ्यूचर में ये उनको एक जवाब भी देगा, उनके आगे खड़ा भी होगा, जो कि एक गलत बात होती है और ना करने वाली. क्योंकि एंटी अब इंडिया ये खेल रहा है बिलावल भुट्टो. जब से उसने ये स्टेटमेंट दिया ना उसकी काफ़ी एक हद तक तो नहीं, काफ़ी लोग मतलब कि वो ठीक बंदा है, इंडिया को वो जवाब देने वाला है सेम टू सेम जैसा कि इमरान खान डिफेंड कर रहे हैं. तो ये बात ठीक है कि उसने स्टेटमेंट एक एंटी इंडिया ही दिया थी, एक इधर फेमस होने के लिए या इधर सत्ता पाने के लिए. क्योंकि एक काफ़ी इधर भी चल रहा है कि अगला वजीर आजम हमारा भी बिलावल भुट्टो है, तो उस पर काफ़ी वो वर्किंग भी कर रहे हैं. अब देखो कहाँ तक वो कामयाब होते हैं और कहाँ तक नहीं होते. मैं ज्यादा वर्किंग हार्ड है. यहाँ पे किसी को भी जब लॉन्च करते हैं ना तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है ना इस बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो खड़ा कर देते हैं कि यही आपका जो है ना वो विश है, इसके ऊपर ही आपने वर्किंग करनी है. अब आप पे डिपेंडेड है कि आप कितना बोल सकते हैं और क्या क्या आप बोल सकते हैं और उसके लिए कितना आपके अंदर जहर भरा है, ये अब आपने दिखाना है और ये जहर पैदा करना है आपने. ठीक है, और उसको काफी टाइम दिया जाता है. जिस तरह आप इसको टाइम दे दिया और इसके पास अब जो है ना वो टाइम काफी है, वो देखो 2 साल में करता है, 3 साल में करता है, 5 साल में करता है. उसको एक जो है ना वो मोटिव इन्होंने दे दिया कि आप भाई जी आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना. आप देखो एक स्टार्ट उसने किया है, अभी उसको मौका मिला है, फिर उसको 1-2 दफा मिलेगा, इस तरह उसका जो है ना वो मामला ऊपर उठता जाएगा और उतनी देर में लोगों के ज़हन भी जो है ना
ये बना देंगे कि भाई ये बंदा जो है ना वो बहुत मर्द है, लेकिन हमें कामयाब मर्दों वाली चीज नजर नहीं है। पाकिस्तान एक्सपोज तो होता ही है, अब ज़ाहिर बात है अपनी हरकतों की वजह से होता है। अब ठीक है, रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे करने चाहिए, क्योंकि हम डिपेंड एक चाइना और यूएसए पर हैं। दूसरों को तो ये ऐसे मुंह तोड़, इन्होंने एक मुंह तोड़ा हुआ है दूसरों के साथ के हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन रिलेशनशिप मुझे तो लगता है हमें इंडिया से बहाल करनी चाहिए चाइना की बजाय। भाई सारे कंट्रीज के साथ क्योंकि आप देखो इधर एक जब भी एक बड़ा मेजर इशू बनता है ना, उसमें चाइना का ही हाथ जरूर होता है। चाइना की अब देखो लाइट का इतना मसला चाइना का मसला बना हुआ था, चाइना मशीनरी उधर इस्तेमाल हुई, चाइना ने अपनी एक जो कन्वर्ट उधर किया, उसकी वजह से सेम टू सेम जहाँ पर जड़ पर जाए ना चाइना ही बैठा होता है, जहाँ भी घूम फिर उनकी कर। काम की नहीं है। अब ज़ाहिर बात है मुल्क को चलाने के लिए एक आपने पीस तो फलानी होगी, अगर पीस नहीं है तो कोई मुल्क आपको इधर भी बात मुंह नहीं लगाएगा, और आप जिधर भी जाएंगे उधर भी आप यही इंसल्ट ही समझेंगे अपनी आप की। बिल्कुल। बाकी दूसरा भाई हमें इस चीज़ का जो है ना वो पहली दफ़ा पता चला और बड़ी खुशी भी हुई है कि चाइना को हाथ ऐसे जो है ना वो रख के दिया था, जो उनका अपना एक यूएन में वोट था बड़ा, ठीक है। और अब देखो ना भाई खुशी इस तरह हुई है ना कि चाइना ने मतलब किस तरह आसान फरामोशी की है। अब मेरी बात सुनो ना भाई, इंडिया जैसा एक हर मतलब के वो बड़े मेजर जो कंट्री है उनके साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। अब देखो यूएनए की वो सीट इजी हासिल कर लेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं, सॉरी फ्यूचर में वो कर जरूर लेगा। एक बार चाइना हाथ चढ़ जाए तो G20 आप वो करा रहे हैं इंडिया में, वो भी एक काफी एक जो होने है ना इधर, उसका भी एक काफी असर पड़ना है पूरी दुनिया पर। तो इंडिया को मुझे तो लगता है कि सीट देनी चाहिए, और इंडिया एक चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना वीटो करता है ना, अगर वहां पर वो चाइना एक बार हत्थी चढ़ जाए, एक बार किसी तरह मना चाइना लेना, ने भी आपसे तो पीछे हाथ एक खींच लिया है। इस दफा उन्होंने वीटो नहीं किया था वो मक्की के मामले में। हाँ उसके वो अब मामले किसी मामले में मुझे नहीं लगता करेंगे। हाँ करेंगे। हाँ। ये तो ठीक ऊपर से बात। अगर इनको वोट मिलता है इंडिया को, तो इनके हाथ में अगर आती है पावर, तो अब और काम जो है ना वो फिर आसान हो जाना, कोई शक नहीं इसमें। तो चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।